जी, अब हमने चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करना है, दैट इज़ वॉरफेयर इंजरीज़। इसमें एक तो मिसाइल इंजरीज़ आती हैं, दूसरी ब्लास्ट इंजरीज़, ठीक है? मिसाइल जो बुलेट इंजरी होती है, फायर आर्म इंजरी होती है। असल में बुलेट एनर्जी कह रही हूँ, बुलेट इंजरी कैसे कॉज करती है कि बुलेट के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, जब वो हमारी बॉडी से स्ट्राइक करती है, बॉडी से गुजर जाती है, एक ट्रैक पूरा बनाती है, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करती है बॉडी टिश्यूज़ को, और उस ट्रांसफ़र की वजह से बॉडी टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है? इस तरह से इंजरी होती है। अब वो जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो डिपेंड करता है उस बुलेट की वेलोसिटी पे। जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम और v1 स्केयर माइनस v2 स्केयर। तो जो v1 वेलोसिटी है वो एंट्री पे वेलोसिटी है बुलेट की, यानी एंट्री वन पे, और जो v2 है वो एग्जिट पे है। तो ये जो जितना वेलोसिटी उसका होगा ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी। अब इसी बेस पे हमने दो टाइप्स बना ली हैं मिसाइल इंजरीज की, लो वेलोसिटी मिसाइल इंजरी और हाई वेलोसिटी। जो लो वेलोसिटी है वो सिर्फ ट्रैक में इंजरी कॉज करेगी, यानी जहाँ से वो गुजरी है, सराउंडिंग टिश्यूज़ को वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन जो हाई वेलोसिटी मिसाइल इंजरी है वो एक इफेक्ट होता है जिसको कैविटेशनल इफेक्ट कहते हैं, प्रेशर वेव्स की वजह से आता है, उसकी वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज करेगी। तो इसका बस आपको इतना ही बताना चाहिए कि लो वेलोसिटी की जो इंजरी है वो सिर्फ ट्रैक तक कन्फाइंड रहेगी, कोई एनर्जी जो है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में ट्रांसमिट नहीं हुई, और इसको इजीली हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि सिर्फ वन ट्रैक में डैमेज है। और जो हाई वेलोसिटी है वो प्रेशर वेव्स को सेपरेट करेगी सराउंडिंग टिश्यूज़ की तरफ, और सराउंडिंग टिश्यूज़ में भी डैमेज होगा कैविटेशनल इफेक्ट की वजह से। और इसका टिश्यू डैमेज हम एक्सटेंट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ तक इसका डैमेज कि बॉडी टिश्यूज तक गया हुआ है। और एक और चीज़ इसमें सेकेंडरी मिसाइल की बात करते हैं कि जो हैवी वेलोसिटी या हाई वेलोसिटी मिसाइल इंजरीज होती हैं, उनमें ये होता है कि जो बोन्स के जो फ्रेगमेंट होते हैं ना, जो फ्रैक्चर्ड पीस होते हैं, वो सेकेंडरी मिसाइल के तौर पर एक्ट करते हैं। तो जो हाई वेलोसिटी है, एक तो वो डायरेक्टली टिश्यू डैमेज कर रही है अपनी ट्रैक में, दूसरा वो सेकेंडरी मिसाइल बना रही है, उनकी वजह से डैमेज हो रहा है, तीसरा वो कैविटेशन इफेक्ट कर रही है क्रिएट, और इस कैविटेशन इफेक्ट की वजह से डैमेज हो रहा है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। तो जो मिसाइल इंजरी है इसके मैनेजमेंट में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पॉइंट्स को वो फिर प्रिंसिपल्स में लिखता है, इन्हीं पॉइंट्स को फिर वो डूज और डोंट्स में लिखता है। एक दफ़ा ये पॉइंट अगर कवर कर लें तो बस बार बार वो इन्हीं को रिपीट करता है। स्टार्टिंग जब आपने करना है मिसाइल इंजरी के मैनेजमेंट, तो एज इट इज़ ATLS के साथ ही करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन सारा कुछ करने के बाद आपने उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है, फोटोग्राफिंग करनी है जितनी भी वोंड है उन सबकी, और फिर वोंड को क्लीन करना है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन अप्लाई करना है, फिर लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देना है। उस इंसिजन की वजह से मदद से हम एक जो मिसाइल का ट्रैक्ट है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो स्किन है उसको इंसाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें जो है वो अच्छे से ट्रैक जो है एक्सप्लोर हो जाए, और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनका डैमेज है वो भी एक्सप्लोर हो जाए। लेकिन ज़्यादा स्किन को एक्साइज नहीं करना, मिनिमल अमाउंट ऑफ स्किन को एक्साइज करना है। उसके बाद जो फेशिया है उसको भी एक्साइज करना है, ताकि पूरे एरिया की इंस्पेक्शन मिले, और न्यूरोवास्कुलर बंडल को आइडेंटिफाई करना है। इनमें से नर्व्स जो होंगी उनको रिपेयर नहीं करना, उनको सूचर लगा के वहाँ पे फिक्स कर देना है, और जो वेसल्स होंगी, जो लार्ज वेसल होंगी, उनको रिपेयर करना है, और जो स्मॉल वेसल्स होंगी उनको लाइगेट कर देना है। जो फॉरेन मैटर होगा कोई भी आपको ट्रैक में नजर आ रहा है उसको रिमूव कर देना है। जो डेड मसल्स होंगे, नेक्रोसिस हो चुकी होगी, उनको भी रिमूव कर देना है, एक्सरसाइज कर देना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेड मसल्स हैं? उनके लिए चार उसने फाइंडिंग्स बताई है। उनका कलर देखेंगे, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, कंसिस्टेंसी और कैपिलरी ब्लीडिंग, 4 चीज़ है। कलर जो है वो अनहेल्दी होगा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे डेड मसल्स, कंसिस्टेंसी मशी होगी, और कैपिलरी ब्लीड यानी वो ब्लीड नहीं करेंगे। जो टेंडन्स आपको मिलेंगे उनको भी रिपेयर नहीं करना, जैसे नर्व्स को नहीं रिपेयर करना, टेंडन्स को भी नहीं करना। और जो शैटर्ड बोन होगी लेकिन उसके साथ पेरिओस्टियम अटैच होगी तो उसको एक्साइज नहीं करेंगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे। और जो वूंड है एट द एंड ऑफ ऑपरेशन, वूंड को अच्छे से इरिगेट करेंगे नॉर्मल लाइन के साथ, और उसको ओपन छोड़ देंगे, ठीक है? और डिलेट प्राइमरी क्लोजर के लिए, यानी कुछ देर वो ओपन ही रहेगा और उसके बाद उसको बंद करेंगे, डिलेट क्लोजर होगा उसका। अच्छा, और जो बोन्स हैं उनको भी फिक्स कर देना एक्सटर्नल फिक्सेशन की मदद से। तो ये 9 से 10 पॉइंट्स हो गए कि हमने कैसे ऑपरेशन करना है और कैसे इंजरीज को मैनेज करना है। और उसके बाद उसने इन्हीं को लिख दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मिसाइल इंजरी। तो प्रिंसिपल्स क्या है? स्किन को प्रिजर्व करना है, मैंने कहा था ना मिनिमल स्किन को एक्साइज करना है क्योंकि स्किन को प्रिजर्व करना है, फिशिया को भी डिवाइड करना है, वेसल्स को रिपेयर करना है, नर्व को रिपेयर नहीं करना, टेंडन को भी रिपेयर नहीं करना, डेड टिश्यूज को रिमूव करना है। और डेड टिश्यू का कैसे पता चलेगा? वो जो 4 सीज बताए थे। और जो बोन है उसको स्टेबलाइज करना है, एक्सटर्नल फिक्सेशन की मदद से वोन को ओपन छोड़ देना है क्योंकि फिर इसका डिलेड प्राइमरी क्लोजर होगा। जॉइंट जो कैविटी है उसको भी क्लियर और क्लोज करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, एब्डोमेन में किस किस विसरा को डैमेज कर सकते हैं? तो बोवल की इंजरी हो सकती है, यानी आपने पहले पेशेंट को रिससिटेट किया, उसके बाद आपने लेप्रोटमी करनी है, क्योंकि कंसील्ड हैमरेज अगर एब्डोमेन में चल रहा है तो पेशेंट कभी भी स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए इमीडिएट लेप्रोटमी करनी पड़ती है जिसको डैमेज कंट्रोल सर्जरी भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है? अगर बोवल की इंजरी है
इसको प्राइमरी रिपेयर कर सकते हैं। स्मॉल गट की इंजरी है तो इसको प्राइमरी रिपेयर सूचर लगा सकते हैं और जो इंजर्ड सेगमेंट है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोलोन की इंजरी है तो उसमें दो चीज़ें हैं कि राइट की है या लेफ्ट साइड की है। अगर तो लेफ्ट कोलोन की है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया बहुत होते हैं, तो उनकी कंटामिनेशन हो सकती है, इसीलिए उसको हम रिसेक्ट कर देते हैं और साथ हम डबल बैरल या एंड कोलोस्टमी कर देते हैं। ठीक है, अगर टाइम अभी थोड़ा हुआ हो, इंजरी से कोई 4 to 6 आ रही हुए हो, बिफोर 8 आवर्स आ जाए पेशेंट, तो तब आपने क्या करना है, तब आप प्राइमरी रिपेयर भी कर सकते हो। लेकिन अगर राइट साइड ऑफ कोलोन है तो उसका प्राइमरी रिपेयर ही करते हैं। ये तो हो गया बोवल का। अगर रीनल की बात करें तो यूजली कंजर्वेटिव मैनेज होता है रीनल इंजरी का। ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर को रिपेयर करना पड़ता है और अगर यूरिथ्रल इंजरी हो तो सुप्रा प्यूबिक सिस्टोटमी करते हैं। लिवर इंजरी हो तो इसको मैनुअल कंप्रेस करते हैं क्योंकि बहुत ब्लीड कर रहा होता है, या पेरी हेपेटिक पैकिंग कर देते हैं। यूजली पेशेंट हमारे पास जब आते हैं और हम उनको रिससिटेट करें लेकिन फिर भी उनके वाइटल्स मेंटेन नहीं हो रहे तो फिर लेप्रोटमी करके देखा जाता है, फास्ट स्कैन किया जाता है पहले, और अगर आपको फ्लूइड नजर आ जाए तो आप लेप्रोटमी करते हो क्योंकि यूजली जो है वो लीवर ब्लीड कर रहा होता है, फिर इसकी पैकिंग कर देते हैं। स्प्लीनिक अगर इंजरी हो तो उसको स्प्लीनेक्टमी ही करनी पड़ती है, कोई रिपेयर से काम नहीं चलता, स्प्लीनेक्टमी करनी है। उसके बाद जितनी पेरिटोनियल कैविटी उसको अच्छे से वॉश कर देना है। अब डूज और डोंट्स हैं वही बार बार बातें हैं। अगर डूज की बात करें तो स्किन को इंसाइज जनरसली करना है, यानी बहुत ज़्यादा इंसाइज करना है, फेशिया को भी इंसाइज करना है, लेकिन स्किन को एक साइज ज़्यादा नहीं करना। ये चीज़ याद रखनी है। न्यूरोवास्कुलर बंडल को आइडेंटिफाई करना है, जितना भी डीवाइटलाइज यानी डेड टिश्यू है उसको एक्सरसाइज कर देना है, रिमूव कर देना है। जो भी इनड्राइविंग क्लोथिंग है या कोई फॉर्म बॉडी है उसको रिमूव करना है। वो उनको ओपन छोड़ देना है डिलेड प्राइमरी क्लोजर के लिए, और वो उनकी ड्रेसिंग करनी है फ्लफ्ड गॉस के साथ। अगर डोंट्स की बात करें तो एक्सरसाइज नहीं करना ज़्यादा स्किन को, की होल सर्जरी नहीं करनी, टेंडन को रिपेयर नहीं करना, नर्व को रिपेयर नहीं करना, जो अटैच पीसेस हैं बोन के उनको रिमूव नहीं करना, यानी जिनके साथ पेरिओस्टियम अटैच है। डीप फेशिया को बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, और बंद नहीं करना, सॉरी, डीप फेशिया को क्लोज नहीं करना, स्किन को क्लोज नहीं करना। ठीक है, ब्लास्ट इंजरीज की तरफ अब आ जाते हैं। मिसाइल इंजरी में इतना ही था। ब्लास्ट इंजरी में क्या होता है, चलिए इसको नेक्स्ट वॉइस नोट चले।